2, 1. नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट सुशील कुमार आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से एचआरपीसी के द्वारा चलाए जा रहे इस वेबिनार में, जो कि प्रतिदिन सोमवार से लेके शुक्रवार तक आयोजित किया जाता है शाम को 8 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि हम सभी जानते हैं, समाज में रहने वाले व्यक्तियों के लिए या फिर हिंदुस्तान में रहने वाले या फिर हिंदुस्तान से बाहर रहने वाले व्यक्तियों के लिए, महिलाओं के लिए और सरकार के लिए, दोनों के लिए ही महिलाओं की जो सुरक्षा है बड़ी चुनौती रही है। कई बार तो गवर्नमेंट इलेक्शन हो रहे होते हैं किसी भी पोस्ट पे, बहुत सारी पोस्ट पे इलेक्शन होते हैं, उस टाइम पे मैनिफेस्टो में ही ये मुद्दा होता है कि महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं को सुरक्षित कैसे किया जाए। हम अच्छे से वाकिफ हैं, महिलाओं को सुरक्षित करने का जो कार्य है या उनको जो रखने का जो कार्य है वह केवल सरकार का नहीं, ना ही केवल पुरुषों का है, ना ही केवल महिलाओं का है। यह एक जॉइंट कार्य है, मिलकर किया जाने वाला कार्य है, जो कि सभी व्यक्तियों के द्वारा किया जाना चाहिए, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट, सरकार या पुलिस या प्रशासन, चाहे वो आयोग हो, महिला आयोग हो, पुलिस प्रशासन हो या डिफेंस की और कोई टीम हो। हम सब ये अच्छे से जानते हैं कि महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए 8 मार्च, प्रत्येक वर्ष के 8 मार्च को महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स आयोजित किए जाते हैं। महिलाओं को कैसे सुरक्षित रखा जा सके, इसके बारे में ध्यान दिया जाता है। इसके बारे में क्या कानून बनाने चाहिए, कौन सी सरकार कानून बनाए, या फिर हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की जा सके। इन सबको ध्यान में रखते हुए ही एचआरपीसी ने आज ये डिसाइड किया, मैनेजमेंट है उन्होंने, कि महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध, उनकी रोकथाम करने के लिए बनाए जा रहे या बनाए जा चुके कानूनों की चर्चा की जाए एचआरपीसी के इस वेबिनार में। जैसा कि देखिए, हम जानते हैं पूरे विश्व में 2 ही प्रजातियां हैं, पुरुष और एक महिलाएं। ट्रांसजेंडर भी हैं, लेकिन जनरली अगर हम जब काउंट करते हैं तो महिला और पुरुष के बारे में ही करते हैं, क्योंकि रेशियो की अगर बात करें तो इन्हीं दोनों की बात है। सन 2021 का जो एनसीबी है, एनसीबी नेशनल क्राइम ब्यूरो, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो क्राइम होता है ना, उसके रिकॉर्ड्स रखते हैं, या उनकी जानकारी रखते हैं, या ये कहें कि उनको पता होता है। तो एनसीबी के रिकॉर्ड के अनुसार सन 2021 में 4,28,278 महिलाओं के खिलाफ अपराध जो किए गए वह सूचीबद्ध हो सके। परंतु जैसा कि हम जानते हैं कि हर एक अपराध जो महिला के खिलाफ हो या किसी और के भी खिलाफ हो, वह सूचीबद्ध नहीं हो पाता या रजिस्टर्ड नहीं हो पाता, उस पर कोई आगे कार्रवाई नहीं की जाती। इसके बहुत सारे कारण, कई तो ऐसे छोटे अपराध होते हैं कि महिलाओं को पता ही नहीं होता हमारे साथ अपराध हो गया। कई अपराध ऐसे होते हैं कि महिलाएं, इतने बड़े लेवल पे अपराध हो जाते हैं कि महिलाएं उसको बताने में शर्माती हैं। कई महिलाओं को यही नहीं पता होता कि इस अपराध जो हमारे साथ हो गया वह अपराध है और हम इससे निवारण के लिए या इसमें सजा दिलाने के लिए हम क्या कार्रवाई कर सकते हैं। ज्ञान की कमी, अवेयरनेस ना होना, इन सबको, ये जो वह वजह हैं जिनकी वजह से महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अभी हमने देखा कि गवर्नमेंट जो है बहुत बड़े लेवल पे मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं वहाँ पर कैमरे लगाने की कोशिश कर रहे हैं और काफी हद तक कामयाबी है, ताकि क्राइम को रोका जा सके, कॉमन क्राइम को भी रोका जा सके और क्राइम को भी रोका जा सके। कानून को इतना सख्त बनाने की कोशिश की जा रही है कि यदि व्यक्ति कोई क्राइम करने की सोचे तो उससे पहले उसके अंदर डर पैदा हो जाए कि मैं अगर ऐसा करूंगा तो मेरे साथ क्या होगा। तो जैसा मैंने कहा कि 4% की वृद्धि के साथ 2022 में 4,45,256 मुकदमे दर्ज हुए या अपराध दर्ज हुए। ये एनसीबी का या नेशनल क्राइम ब्यूरो का आंकड़ा है। इसके अलावा जो सूचीबद्ध नहीं हुए उनकी बात अलग है। चर्चा करते हैं कि महिलाओं के खिलाफ अपराध तो देखो हो गए, लेकिन ऐसे कौन से अपराध हैं जिन्हें हम महिलाओं के खिलाफ अपराध कहेंगे। सिर्फ अपराध होना ही महिलाओं के खिलाफ अपराध होना तो नहीं माना जाएगा। तो उसको कैटेगराइज किया गया, महिला के साथ की जाने वाली घरेलू हिंसा को महिला अपराध की श्रेणी में रखा गया है। परंतु देखिए, अपराध की श्रेणी में क्या रखा गया, महिलाओं के साथ किया जाने वाला घरेलू हिंसा, वो अपराध की श्रेणी में। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ, किसी आदमी के खिलाफ अपराध किया जाएगा तो वह घरेलू हिंसा का पार्ट होगा, नहीं होगा, वह घरेलू हिंसा का पार्ट नहीं होगा। मतलब सिर्फ एक महिला ही घरेलू हिंसा का शिकार हो सकती है। अपहरण, महिलाओं के अपहरण की यहाँ बात की जा रही है। महिला या फिर कहें बालिकाएं अपहरण, ये कितना बड़ा मुद्दा है, इतना बड़ा मुद्दा है, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत बड़ा मुद्दा है कि अपहरण को कैसे रोका जाए या समाप्त किया जाए। फिर दहेज हत्या, तब यदि किसी की शादी हुई और उसको उसकी सोच के अनुसार दहेज नहीं मिला, या फिर मिला उसके बाद भी उसने कहा मुझे और चाहिए, वो ना मिलने की स्थिति में वह व्यक्ति उसे इतना प्रताड़ित करता है या फिर मार देता है, कुछ भी कर सकता है, प्रताड़ित करता है और वो मर जाती है तो भी प्रताड़ित करता है या फिर मारने की नियत से प्रताड़ित करता है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, दहेज हत्या। अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं वो सिर्फ अपराधों की, इसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे। एसिड अटैक, इतना जघन्य अपराध है एसिड अटैक,
इतना जघन्य अपराध है। मतलब अगर हम कभी किसी विक्टिम को देख लें जो एसिड अटैक के शिकार हैं, तो इतनी रूह जो है वो कांप जाती है कि उसने क्या बर्दाश्त किया होगा जब उनके साथ ऐसा हुआ। वाकई में रूह कांप जाती, चेहरा खराब, बॉडी जल गई, बॉडी के जिस जिस पार्ट पे तेजाब गिरा सब खत्म। उसके बाद सालों तक इलाज चल रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। कई विक्टिम्स की तो आंखें खराब हो जाती हैं, आंखें जल जाती हैं, नाक जल जाती है, सांस लेने में परेशानी, सिकुड़ जाता है। क्योंकि जलना सिर्फ जलना नहीं है, जलने के बाद बॉडी सिकुड़नी शुरू हो जाती है। जो भी हिस्सा जलता है वो सिकुड़ना शुरू हो जाता है। अगर चेहरा जलेगा तो चेहरा सिकुड़ना शुरू हो जाएगा। तो वो असहनीय पेन जो है ना, मैं तो सोच भी नहीं सकता उसके बारे में। इसलिए मुझे तो एसिड अटैक है बहुत बड़ा क्राइम लगता, बहुत ही बड़ा। मतलब मर्डर से भी बड़ा अगर क्राइम मुझे लगे तो मुझे एसिड अटैक लगता है। बहुत बड़ा अपराध है एसिड अटैक। महिला तस्करी, मतलब जैसा कि आप देखते, हमने फिल्मों में भी कई बार देखा है, हमने समाज में भी देखा है कि बहुत सारी महिलाओं का अपहरण कर लिया जाता है या अपहरण हो जाता है। अब अपहरण करके कोई उसका क्या करेगा, उसकी तस्करी की जाती है। एक देश से दूसरे देश, एक शहर से दूसरे शहर, एक राज्य से दूसरे राज्य में बेच दिया जाता है। इसको महिला तस्करी का अपराध कहते हैं। अगली कैटेगरी है बाल विवाह। यहाँ पर हमारे दिमाग में एक बात आएगी कि बाल विवाह तो लड़की के साथ लड़के का भी होता है। तो जब हम महिलाओं के अपराध की बात करते हैं तो वैसे तो ये बाल विवाह का जो अपराध है ये बच्चों के खिलाफ अपराध है, परंतु क्योंकि जैसा मैंने अभी कहा ब्रह्मांड में 2 ही प्रजाति है, एक पुरुष और एक महिला, इसको बाल विवाह के रूप में भी देखा जाएगा, जो कि एक क्राइम है। हमारे हिंदुस्तान में किसी भी बालिका का जिसकी उम्र 18 साल से कम विवाह किया जाना क्राइम, जो कि महिलाओं के खिलाफ अपराध का बहुत बड़ा हिस्सा है। परंतु कई ऐसी कुरीतियां हैं समाज में जो बड़े लंबे समय से चली आती जा रही हैं, सालों से, और हम उनको रिवाज मान के फॉलो करते चले जाते हैं। बाल विवाह भी एक ऐसी ही कुरीति है जिसे हम, है तो वो क्राइम, लेकिन हम उसको एक रीत समझ के चलाए जा रहे हैं, अपनाए हुए हैं। परंतु कानून की दृष्टि में बाल विवाह एक अपराध है। इसके साथ ही बाल मजदूरी, मतलब बच्चों को, या महिलाओं की बात चलिए तो महिला जो बच्ची होती है हमारी, उनको डोमेस्टिक यूज़ के लिए अपने घरों में 24 घंटे का नौकर बना देना, उसको काम ना देना, उसको पढ़ाई से वंचित कर देना। काम ना देना मतलब पैसे ना देना, सॉरी, उसको पढ़ाई से वंचित कर देना, उसके बचपन से उसको वंचित कर देना, यह भी जघन्य अपराधों की श्रेणी में आता है, जो कि क्राइम है हिंदुस्तान के अंदर, हमारे भारतवर्ष के अंदर। एक बार ना अवलोकन किया गया, एक स्टडी की गई, चिंतन किया गया, या कहें रिसर्च की गई, तो उस रिसर्च से यह सामने आया कि प्रत्येक 3 महिलाओं में से एक महिला कभी ना कभी महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते हैं या शारीरिक शोषण जिसे हम कहते हैं, उसकी शिकार हुई होती है। तब देखिए कितना बड़ा रेशियो है, 3 में से एक महिला कभी ना कभी जरूर शिकार हुई होती है, चाहे वो अपने बचपन में, चाहे अपनी जवानी में, वर्क प्लेस पे, या फिर कहीं और ये जो 3 में से एक जो शोषण है ना, वो सिर्फ शारीरिक शोषण नहीं है, इसके अंदर मानसिक शोषण को भी रखा गया है, उसका भी चिंतन किया गया है, जिसमें कि यौन शोषण भी इंक्लूड है। तो 3 में से एक महिला के साथ कभी ना कभी शोषण जरूर होता है, यह स्टडी बताती है, यह एक रिसर्च बताती है। अब वो शोषण चाहे शारीरिक हो, चाहे यौन शोषण हो, और चाहे मानसिक शोषण हो। इसी पे आगे बढ़ते हुए देखते हैं साथियों के कारण क्या है। देखिए शोषण के, महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है या महिलाओं का जो शोषण है, उसके कारण क्या है। जब हम कारण देखने की कोशिश करते हैं तो सामाजिक मान्यताएं या रिवाज या रीतियां एक बहुत बड़ा कारण है, जो मैंने अभी डिस्कस किया। प्रदेश है वहां पर यदि 12 साल के बच्चे का विवाह हो रहा है तो कुरीति है या चली आ रही है पीछे से कि हाँ जी ये विवाह जो है वो वैलिड विवाह है, या फिर हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है, हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है, ये हमारे यहाँ का चलन। परंतु है अपराध। गरीबी, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है महिलाओं के खिलाफ शोषण का या अपराधों का, जो जन्म देता है महिलाओं को के खिलाफ जो अपराध होते हैं। गरीबी कैसे जन्म देती है, देखिए एक आपने देखा होगा भी, हमारी सरकार ने पिछले 10 सालों में, जो हिंदुस्तान की सरकार है, उन्होंने वो शौचालय बनाने की गांव-गांव में मुहिम जगाई। उसके पीछे रीज़न यही था। सूर्यास्त के बाद महिलाएं जब बाहर जाती थी तो वो स्थिति जो होती थी अनसेफ होती थी बहुत ज़्यादा। कहें अगर आप अंधेरे में बाहर जाएंगे तो वो आप समझ ही सकते हैं कि किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। कोई भी व्यक्ति कोई भी घात लगाए बैठा हो कहीं किसी महिला के साथ क्राइम करने के लिए। इन सब चीज़ों को देखते हुए सरकार ने नीति को चलाया था, जिसके बारे में हमने भी जिक्र किया। अब आदमी क्यों जा रहा है बाहर? क्योंकि उसके पास, उसके घर में इतना पैसा नहीं है कि वह एक शौचालय बनवा सके। ये गरीबी की वजह है। जिस व्यक्ति के पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं है वो कहीं नौकरी करने जाता है या फिर किसी घर में डोमेस्टिक हेल्प करने के लिए चला जाता है, जैसे हम कहते हैं नौकरानी
बन गई जाके, उस स्थिति में उसकी गरीबी तो उसके लिए जिम्मेदार है, तो गरीबी की वजह से ही वो वहाँ नहीं जा पाए। इसके लिए भी देखिए सरकार ने, हमने कई वेबिनार्स में इस बारे में चर्चा की कि सरकार ने शिक्षा की नीति बनाई, इसी उद्देश्य से बनाई कि प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक बालक को एक तयशुदा समय अवधि तक मुफ्त में सरकार शिक्षा देगी, ताकि ऐसे बच्चों को भी बराबरी का अधिकार लाया जा सके, उनको पढ़ाया जा सके, जिससे कि बच्चे महरूम रह जाते हैं। जैसे अगर मेरे पास सपोज करो पैसे नहीं है, पैसे नहीं होंगे तो मैं पेट भरने के बारे में पहले सोचूंगा। उस स्थिति में मैं क्या करूँगा, कहीं काम करने जाने की कोशिश करूँगा। चूँकि मेरी उम्र 10 साल, 8 साल, 9 साल, मेरे को कैसा काम मिलेगा, या तो किसी के घर में काम करना है या फिर खेतों में चले जाऊँगा। जैसे अगर आलू की फसल हुई है तो आलू बीनने के लिए, बीनना मतलब जैसे समझ रहे हो ना, आलू छाँटने के लिए, या फिर अगर गेहूँ की फसल हुई है तो गेहूँ निकालने, गेहूँ काटने के लिए। गाँव देहात की बात, अगर हम शहरों की बात करें, किसी चाय की टपरी पे जाएगा आदमी, चाय के कप धोएगा बच्चा जाके, या फिर किसी होटल में जाके जूठे बर्तन धोएगा, या फिर किसी के घर में जाके झाड़ू पोछा करेगा, या फिर ऐसे काम करेगा, क्योंकि उसे तो 2 वक्त की रोटी चाहिए। इसीलिए सरकार ने बहुत सारे नियम बनाए कि महिलाओं, मतलब बच्चों को सर्व शिक्षा अभियान के तहत, और भी कई स्कीम्स हैं जिसके तहत बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी, और उनको साथ में मिड डे मील भी दिया जाएगा, एक वक्त का खाना भी दिया जाएगा, ताकि बच्चे मन लगा के वहाँ पढ़ सकें। यदि कोई व्यक्ति गरीब है, कोई बच्चा गरीब है और उसको घर पे खाना भी नहीं खा के गया, तो उस स्थिति में वो खाना खा सके, पढ़ सके। यह भी एक सरकार की नीति है। शिक्षा का अभाव, हमने भी थोड़ी देर पहले भी चर्चा की थी कि हमारे हिंदुस्तान में कई जगहें, कई शहर ऐसे हैं, कई गाँव ऐसे हैं कि जो पुरानी रीतियों को ही रिवाज मान के चलते जा रहे हैं। उन्हें मतलब ही नहीं इस चीज़ से गलत है, ऐसा ही है। उसका एक एग्जाम्पल हमने अभी दिया, बाल विवाह, जबकि ये समाज की बहुत बड़ी कुरीति है। अब इस कुरीति को दूर करने के लिए अगर आप किसी गाँव में जाके एक मीटिंग अरेंज करोगे तो गाँव वाले मानेंगे नहीं। नहीं जी, हम तो नहीं सुनते आपकी बात, ये तो हमारे यहाँ का रिवाज है। उस स्थिति से बाहर निकलने के लिए एकमात्र साधन है वो है शिक्षा। शिक्षा का अभाव की वजह से ही हम उन नियमों को बिना सोचे समझे मानते चले जाते हैं, जो कि गलत है। इसी के तहत राजा राम मोहन राय, बहुत ही चर्चित नाम है, आपने देखा होगा, मतलब सुना भी होगा, किताबों में पढ़ा भी होगा। राजा राम मोहन राय ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने समाज से या हिंदुस्तान से सती प्रथा का अंत किया। सती प्रथा तो आप अच्छे से जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते तो एक लाइन में समझा देता हूँ। यदि किसी शादीशुदा महिला के पति का निधन हो जाता है, महिला तो जिंदा है, तो उस महिला को, उस शादीशुदा जो पति है, उसके जो मृत पति हैं, उनका जब दाह संस्कार किया जाएगा, उस समय उनको जिंदा उस पे जला दिया जाएगा। तो उनको वहाँ जिंदा रख दिया जाएगा, बांध दिया जाएगा, जो भी कर दिया जाएगा, और उनको जला दिया जाएगा। इसका अंत जो है राजा राम मोहन राय साहब ने किया। और आप देखिए, हम एक आधुनिक समाज में जब देखते हैं तो हमने अपने कानून देखे कि डाइवोर्स का कानून बना कि हाँ जी, अगर किसी की गलत शादी हो जाती है तो आप उससे कैसे बाहर निकल सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को अच्छे से बना सकते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो। और जो एक और कारण है महिलाओं के खिलाफ जो बढ़ते अपराध हैं, उनका कारण है महिलाओं के साथ किया जाने वाला भेदभाव। अब देखिए, एक सपोज करें, एक महिला है, वो 8 घंटे काम करती है और उसी काम को एक पुरुष 8 घंटे करता है। उसके लिए यदि पुरुष को 1000 रुपए का वेतन दिया जाता है और महिला के लिए 600 रुपए का वेतन दिया जाता है, तो भेदभाव हो गया। सेम काम करने के लिए सेम एफर्ट्स लगा रहा है व्यक्ति, और उस स्थिति में भी उस महिला को अगर कम पैसे दिए जा रहे हैं, तो ये भेदभाव है। चाहे हम यहाँ किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉयर की बात नहीं करते, लेकिन ये भेदभाव क्यों किया जाए? स्थिति, शिक्षा का अभाव, या फिर हम चलन मान के चलते रहते कि हाँ जी, ये तो होता ही रहना चाहिए, क्योंकि पहले से चला आ रहा है। अब हम देखते हैं कि जो महिलाओं के खिलाफ जो ये अपराध जो घटित हो रहे हैं, इसकी रोकथाम कैसे हो सकती है? तो रोकथाम करने का सबसे जो मजबूत तरीका है, सुगम तरीका है, वह कानून को मजबूत बनाना है। ऐसा कठोर कानून बनाया जाए कि व्यक्ति जुर्म करने से पहले 100 बार सोचे। यदि जुर्म कर देता है तो उसको दंड दिया जा सके, दंडित किया जा सके, और दंड भी ऐसा होना चाहिए जो अन्य व्यक्तियों के लिए सबक के रूप में कार्य करे। महिलाओं के लिए सुरक्षा सुनिश्चित, अब देखिए, सुरक्षा सुनिश्चित करने की जो स्थिति आती है यहाँ पर, ऐसा तो है नहीं कि एक महिला अगर कहीं जाएगी तो उसके साथ एक आदमी को भेजना ही पड़ेगा, या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को, चाहे वो औरत ही, उसको भेजना पड़ेगा। यहाँ पे जो महिला सुरक्षा की बात है, जैसे इसमें सरकार का बहुत बड़ा रोल है और हम लोगों का बहुत बड़ा रोल है। हम लोगों का मतलब समाज के प्रति व्यक्ति का। अब सपोज करो एक वर्किंग प्लेस है, वहाँ पर महिलाएं भी काम करती हैं, पुरुष भी काम करते हैं। वहाँ से जो बस स्टैंड की दूरी है, मान के चलो 500 मीटर है, लेकिन वहाँ पे एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं है, तो उस स्थिति में क्राइम होना की जो संभावना है वो बहुत बढ़ जाती है। तो यदि वहाँ स्ट्रीट लाइट होगी
तो वहाँ क्राइम की संभावना कम हो जाएगी। यदि वहाँ कैमरे लगे होंगे तो क्राइम की संभावना कम हो जाएगी। इसके साथ ही प्रत्येक व्यक्ति का, चाहे मैं हूँ या आप हैं या कोई और है, उसकी भी यह ज़िम्मेदारी बनती है कि यदि वह किसी महिला को देखता है कि हाँ, वो अकेली है, तो उसके लिए अगर मदद की ज़रूरत है तो हमें आगे बढ़कर मदद करनी चाहिए। परंतु देखिए, हर एक चीज़ के फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। कई बार हम मदद करने की नीयत से किसी को पूछ रहे होते हैं और आदमी ये सोच लेता है या फिर महिला ये सोच लेती कि भाई ये तो हमारे साथ कुछ गलत नीयत रखते हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन उसको इस हिसाब से बैलेंस किया जाए, जैसे सपोज़ करो कोई महिला आपने देखा कि अकेली जा रही है और आपने देखा वहाँ आगे अंधेरा है, तो आप कोशिश करो कि उनसे 100 मीटर दूर चलते रहें। जब वो वहाँ से रास्ता पार कर जाए तो आप वापस आ जाएँ वहाँ से, जहाँ आपको जाना है वहाँ चले जाएँ। तो हमें मदद करने के लिए किसी के लिए मतलब डायरेक्टली मदद करना भी देखिए ज़रूरी नहीं है। हम इनडायरेक्टली भी मदद कर सकते, जो भी मैंने चर्चा की इस तरीके से हम इनडायरेक्टली मदद कर सकते हैं। हम उनको डायरेक्टली ऑफ़र ना करें, जी मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, क्या मैं आपको वहाँ तक छोड़ दूँ? नहीं, ऐसा करने से अच्छा है कि हम के साथ उनसे पीछे चले जाएँ और उनकी मदद कर दें। लेकिन अब ये भी स्टॉकिंग में आ जाता है। कानून ये भी कहता है कि भई कोई हमें घूर रहा है या हमें फ़ॉलो कर रहा है, तो ये भी कहीं न कहीं गलत हो जाता है। तो ये सब चीज़ें देखो, हर एक चीज़ के फ़ायदे भी होते हैं तो नुकसान भी होते हैं। हमें सब कुछ ध्यान रखना चाहिए कि यदि ऐसा होता है कि कोई महिला अकेली जा रही है या फिर उनके साथ किसी ने कोई अपराध कारित कर दिया, सपोज़ करो किसी ने उनको छेड़ दिया या उनको टच कर दिया या फिर अभद्र भाषा का प्रयोग कर दिया, तो बीइंग ए सिटीज़न हमारी सबसे प्रथम ड्यूटी क्या होनी चाहिए कि हमें उस अपराध के लिए संबंधित विभाग, जिसे हम पुलिस कहते हैं, या अगर एक्सीडेंट हुआ है तो एम्बुलेंस हो गई, को तुरंत इन्फॉर्म करना चाहिए बिना हिचक के, बिना झिझक के। ऐसा नहीं हम वहाँ से चले गए, चलो ये तो होता रहता है। जब हम एक दिन ऐसा देखते हैं होता रहता है, उस व्यक्ति ने अगर किसी के साथ गलत किया तो वो आने वाले समय में वहाँ और गलत करेगा, वो 4 लोगों के साथ करेगा, तो उसके मन में डर ही नहीं आएगा, कोई कुछ करता ही नहीं। तो इन सबको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि महिलाओं की सुरक्षा, और महिलाओं को भी देखिए अपने आप में अवेयर रहना है। कोशिश करें ऐसी जगह पे ना जाएं जो बिल्कुल डार्क जगह हो या अंधेरा हो, और यदि आपको वहाँ जाना अत्यंत आवश्यक है तो अपनी फैमिली को इन्फॉर्म करें, या तो किसी के साथ जाएं या फिर प्रॉपर सिक्योरिटी लेके जाएं। सिक्योरिटी का मतलब अपने आप को इंश्योर करके, जैसे हम जाते हैं अपने आप को इंश्योर करके जाते हैं कि चलो मैं वहाँ जा रहा हूँ। आप सपोज करो मेरे को अगर किसी ए प्लेस से बी प्लेस पे जाना है और मैं एक महिला हूँ, तो मैंने एक ऑटो वाले से बात की कि भाई मुझे वहाँ छोड़ दोगे? उसने कहा ठीक है जी, 100 रुपये में छोड़ दूँगा। तो उसके लिए आप सबसे बढ़िया तरीका है कि आप अपने घर पे फ़ोन करके जो भी आपके ब्रदर हैं, हस्बैंड हैं, मम्मी पापा, उनको बोल सकते हैं जी देखिए मैं ऐसे-ऐसे ऑटो का नंबर है और मैं इस ऑटो से यहाँ से वहाँ तक सवारी कर रही हूँ। तो कहीं न कहीं सामने वाले व्यक्ति के मन में डर बैठ जाएगा, या फिर उसको ये पता लग जाएगा भाई इसको तो, इसने तो अपने घर पे बता दी है ये बात, क्राइम का नहीं होगा। और देखिए ऐसा नहीं है कि हर एक आदमी गलत है, लेकिन प्रिकॉशन रखना हमारी ज़िम्मेदारी है, महिलाओं की ज़िम्मेदारी है। तो महिलाओं के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करना ये सरकार का भी कार्य है, एक नागरिक होने के नाते हमारा भी कार्य है, और स्वयं महिला होते हुए महिला का भी कार्य है कि वो अपनी सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित करें। समाज में जागरूकता फैलाना के लिए हमारा एचआरपीसी देखिए कितनी मेहनत करता है, या फिर और एनजीओ जो हैं वो उतनी मेहनत करते हैं जागरूकता फैलाने के लिए। वेबिनार्स करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, जगह-जगह पर अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, बहुत जगहों पैम्पलेट्स बाँटते हैं, समाचारों में प्रसारित, समाचारों में कह रहा हूँ, न्यूज़ चैनल्स पे, इंस्टाग्राम पे, आजकल तो फेसबुक का, इन सब चीज़ों का ज़माना है, मीडिया का ज़माना है, यहाँ पे प्रचार और प्रसार किया जाता है, अवेयर किया जाता है प्रत्येक व्यक्ति को। तो इस तरीके से भी हम अवेयरनेस फैला सकते हैं, महिलाओं को सुरक्षित कर सकते हैं। महिलाओं को सशक्त बना, तो उनको इस बारे में बताना है, उनको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ करें जिससे वो मजबूत बनेंगी, क्या चीज़ ना करें तो सशक्त बने महिलाएं। इसी के साथ ही साथियों हमने देखते हैं कि सिर्फ रोकथाम करने से या कानून बना देने से तो देखिए कुछ नहीं होगा। तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए भारतीय संविधान ने उनको बहुत सारे अधिकार दिए, जो कि सामाजिक तौर पर हैं, शैक्षिक तौर पर हैं, आर्थिक तौर पर हैं, राजनीतिक तौर पर हैं, जो कि समान अधिकार दिए गए। मतलब ये सिर्फ आदमी का अधिकार नहीं है कि वो इलेक्शन लड़ सकता है, उसके लिए महिलाओं को भी अधिकार दिया गया। एटलीस्ट वहाँ रिजर्वेशन भी लेके आया गया कि हाँ जी, अगर 20 सीटें हैं तो 2, 3, 5, 10 जो भी उनकी कैलकुलेशन है उसके हिसाब से उन सीटों पर केवल महिलाएं इलेक्शन लड़ेंगी। शिक्षा को लेकर जोर दिया गया, जैसे मैंने अभी कहा कि महिलाओं को, बच्चों को शिक्षित करने के लिए काफ़ी सारे प्रोग्राम चलाए गए। कई स्टेट्स में तो ऐसा है कि वहाँ पे स्कूल ही अलग बनाए गए हैं, कि वहाँ जैसे कई लोग रिजर्व कैटेगरी के हैं तो वहाँ पे कि हाँ जी महिलाओं का स्कूल ही अलग होगा, बालिकाओं का जैसे बालिका विद्यालय होता है। संविधान के द्वारा आर्टिकल 14 में आर्टिकल 14 क्या कहता है कि महिला और पुरुष हैं और महिलाओं हैं, उनको राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में समान अधिकार प्राप्त। ये हमारे संविधान का आर्टिकल 14 मतलब 14 कहता है। मतलब उनके अंदर कोई भेदभाव नहीं किया गया, ना तो राजनीतिक तौर पे, ना आर्थिक तौर पे, ना सामाजिक तौर पे कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। इवन आर्टिकल 15 यह भी कहता है, संविधान का अनुच्छेद 15 यह भी कहता है
कि जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भी किसी के व्यक्ति के बीच में भेदभाव नहीं किया जा सकता। मतलब जो भी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी कि महिलाओं को अगर 8 घंटे काम करना है तो उनको 600 रुपये, ऐसा नहीं कि 600 रुपये दिए जाएंगे। पुरुष यदि काम करता है तो उसको 800 रुपये दिए जाएंगे, 1000 रुपये दिए जाएंगे मेहनताने के तौर पे। तो जाति, लिंग, धर्म आदि के तौर पर भी किसी को विभाजित नहीं किया जा सकता या फिर अलग नहीं किया जा सकता कि हाँ जी तुम महिला हो तुम्हें ये नहीं दिया जाएगा, या फिर आप पुरुष हो आपको ये दिया जाएगा, या फिर आप महिला हो आपको ये दिया जाएगा, पुरुष हो ये नहीं दिया जाएगा। एक्सेप्शंस वहाँ पर भी हैं। अब देखिए अगर हम एक्सेप्शन की बात करें तो यदि कोई महिला ऑफिसर कह लो या फिर कहीं काम करती हैं तो उनके लिए जब डिलीवरी होती है वहाँ पर मैटरनिटी जो लीव होती है वह बहुत लंबी है, और वहीं पे अगर पैटर्निटी लीव की बात करें तो वो 3 या 6 दिन की होती है। आई थिंक मुझे इस बारे में थोड़ा सा कम ज्ञान है। तो फिर यहाँ तो फिर कहेंगे जी ये तो भेदभाव हो रहा है, महिलाओं को 6 महीने की लीव दे रहे हो आप, हमें 3 दिन की लीव दे रहे हो या 6 दिन की लीव दे रहे हो। पैटर्निटी लीव जो है ये एक तरीके से भेदभाव ही हो गया अगर ऐसा किया जाता है। परंतु इसके पीछे भी एक रीज़न है कि महिलाओं को जब डिलीवरी होती है तो फिर उनको रिकवर होने में काफ़ी टाइम लगता है, और फिर बेबी जो भी है, नया जो नवजात बेबी है उसके बारे में ध्यान रखा गया है सरकार ने, तो इसलिए ये नियम बनाया। तो इसको भेदभाव की स्थिति में नहीं रखा जा सकता कि जी उनको तो 6 महीने की छुट्टी दी गई और मुझे 3 दिन की छुट्टी है, 6 दिन की छुट्टी दी गई। ये भेदभाव से बाहर है। इस तरीके की हमारे संविधान ने भी हमें अधिकार दिए हैं, और जैसा कि आप सभी जानते हैं, और अगर नहीं जानते तो मैं एक बार फिर से ये बात आपको बताता हूँ। वह अधिकार जो संविधान के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को या नागरिक को प्रदान किए गए हमारे संविधान के द्वारा, यदि उनका हनन होता है तो आप उसके लिए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। उसके लिए आपको पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए आपको जिला न्यायालय जाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाइए, आपको रिलीफ मिलेगा। अब जैसा कि हम देखते हैं कि जो विशेष कानून बनाए गए महिलाओं के खिलाफ जो अपराधों जो हो रहे थे उनको रोकने के लिए या उनको कम करने के लिए, तो उनमें से कुछ कानूनों की चर्चा कर लेते हैं। देखिए जनरल तो अगर हम कहें तो हमारी जो आईपीसी हुआ करती थी, इंडियन पीनल कोड, जो अब कानून बदल गया जैसा कि आप सभी जानते हैं, उसके अंदर जनरल सेक्शंस जैसे होते थे आईपीसी में कि 376 रेप के लिए हो गई, 354 मॉडेस्टी के लिए हो गई, या फिर 509 हो गई। तो इस तरह के स्पेशल सेक्शंस थे जो कि सिर्फ महिलाओं के लिए, या फिर किडनैपिंग हो गई, ये स्पेशल सेक्शंस थे महिलाओं के बच्चों के लिए। लेकिन अब अलग से भी कानून बनाने की ज़रूरत पड़ी जब हमें लगा कि नहीं सिर्फ यह कानून काफ़ी नहीं है। तो जैसे कि कानून बनाया गया सती प्रथा रोकथाम अधिनियम 1987, अधिनियम बनाया गया सती प्रथा रोकथाम अधिनियम 1987, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, महिलाओं का अशिष्ट चित्रण निषेध अधिनियम 1986। अगर हम इसको थोड़ा सा जर्नल भाषा में पढ़ने की और समझने की कोशिश करें तो किसी भी महिला का जो अश्लील जिसे हम कहते हैं वो चित्रण करना, मतलब चित्र बनाना, फोटो खींचना, ये सब उसके अंदर इंक्लूड है। ये निषेध अधिनियम 1986 बनाया गया महिलाओं के लिए स्पेशली। अनैतिक व्यापार, जैसे कि मैंने अभी कहा किडनैप कर लिया जाता है एक देश से दूसरे देश, एक राज्य से दूसरे राज्य, एक शहर से दूसरे शहर, ट्रांसपोर्टेशन कर दी जाती है या उनको भेज दिया जाता है, बेच दिया जाता है। तो अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956। और एक तो बहुत बड़ा कानून है और जग जाहिर कानून है जिसकी हम चर्चा करेंगे, वो है घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। महिलाओं के लिए एक सुरक्षित समाज बनाने के लिए और घरेलू हिंसा से बचाने के लिए इस अधिनियम को बनाया गया। इस अधिनियम में बहुत सारी सुविधाएं जो महिलाओं को दी गई है, कानून जो महिलाओं के फेवर में है। पहली बात तो ये कि घरेलू हिंसा जो महिलाओं का संरक्षण कानून है, इसमें सिर्फ महिला कंप्लेन कर सकती है, पुरुष नहीं कर सकता। मोटी मोटी सी बात देख लेते, जितना मैंने अपनी प्रैक्टिस में सीखा और जितना नॉलेज है मेरे। इस अधिनियम के तहत यदि आप कंप्लेंट करते हैं तो आपको एक छत के नीचे रहना अत्यंत आवश्यक है। एक छत के नीचे रहने का मतलब ये है कि आप जिसके ऊपर कंप्लेंट कर रहे हैं वह व्यक्ति आपके साथ किचन और टॉयलेट शेयर कर रहा हो। एक छत के नीचे आप रह रहे और एक कॉमन किचन है, वहाँ पर कॉमन टॉयलेट है, ऐसे करके आप रहते, वहाँ पर आप घरेलू हिंसा लगा सकते हैं या लग सकती है। लगा नहीं सकते, सॉरी ये शब्द गलत हो जाएगा, लग सकती है। यदि वहाँ पर अपराध कारित किया जाता है उन व्यक्तियों के द्वारा जो कि एक छत के नीचे रहते हैं, वो घरेलू हिंसा की श्रेणी में। यदि कोई व्यक्ति अपने पत्नी को भरण पोषण नहीं दे रहा है, उस स्थिति में भी प्रोविजन है घरेलू हिंसा कानून में कि वहाँ से एक एप्लीकेशन लगा के महिला अपने पति से खाना खर्चा जिसे कहते हैं वो मांग सकती है। कानून से अलग हटके मैंने अभी कहा कि पिछले 10 सालों में सरकार ने इसके ऊपर बहुत कार्य किया कि अगर हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की बात करें कि जगह जगहों पर कैमरे लगवाए ताकि सुरक्षित रखा जा सके हमारे समाज को और महिलाओं को। स्ट्रीट लाइट्स की जो स्थिति है वो सुधारी गई का मतलब
उनको इतना ज़्यादा बढ़ाया गया या फिर उनकी कैपेसिटी इतनी बढ़ाई गई कि वहाँ पर अच्छे से दिखाई दे सके। शौचालयों का निर्माण कराया है सरकार ने, अगर हम रूरल एरिया में कहें तो गाँवों में कराया, और अगर यहाँ की बात करें तो सरकार ने कराया। हाँ जी, सूरजा जी बताएँ आप क्या कहना चाहते हैं? आपने हैंड रेज़ किया, मैंने तीसरी बार देखा आपको, प्लीज़। सर मेरा सभी को नमस्कार। जी, नमस्कार। सर मेरा ये मानना है कि महिलाओं से अपराध या भी किसी भी समाज में किसी भी तरह का अपराध, अगर हम उसकी रोकथाम की बात करते हैं तो उसके लिए जो कानून बनाए जाते हैं, प्रावधान बनाए जाते हैं, वो सेकेंडरी होते हैं। अगर हम उसकी रोकथाम वास्तव में अगर करते हैं तो उसका पहला और मुख्य जो समाधान है वो है संस्कृति और नैतिकता और हमारा चरित्र। होने नहीं दे, क्योंकि कानून बनाए जाते हैं वो होने के बाद अप्लाई होते हैं। सजा देना वो तो फिर अपराध होने के बाद में ही अप्लाई होते हैं। अगर रोकथाम करनी है तो उसके लिए हमें संस्कृति जी, सूरजा जी तो बताएँ हमें प्लीज़। तो हमें कुछ ऐसे प्रावधान और कानूनों की जरूरत है जो हमारी संस्कृति को बचाए। संस्कृति बचेगी तो नैतिकता आएगी, नैतिकता आएगी तो आपराधिक भावनाएं कम होगी, और आपराधिक भावनाएं कम होगी तो अपराध अपने आप कम होगा। सूरजा जी मैं जानना चाहता हूँ, आपने देखिए अब ये बात अगर छेड़ी है तो संस्कृति मतलब आप किस चीज़ को संस्कृति कह रहे हैं, या फिर कौन-सी संस्कृति को आप यहाँ एक्सपोज़ करना चाहते हैं या बताना चाहते हैं कि हाँ जी, ये संस्कृति बचा के हाँ, रखनी चाहिए? देखिए, मैं जैसे कि मैंने अभी अभी सूरजा जी, जैसे कि मैंने अभी देखिए थोड़ी देर पहले ये बात की कि सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय साहब ने किया और उसके लिए कानून भी बनाया गया, एक अधिनियम बनाया गया। तो वो भी तो एक संस्कृति का हिस्सा था कि पुरुष की मृत्यु होने पर औरत को जिंदा जला दिया जाता था। नहीं सर, हम उसे संस्कृति नहीं नहीं मानते, जी, वो एक रिवाज ही तो था वो। देखिए, वो विरासत रिवाज ही तो समाज की कुरीति थी। सर, प्रथा और संस्कृति में बहुत फर्क होता है सर। हाँ, मैं वही जानना चाहता हूँ, बताएं प्लीज। प्रथा एक रिवाज होती है सर, संस्कृति एक आधार हो जिससे विकास हो किसी भी समाज का, जो उसको सुविधाएं प्रदान करे, जो उनको शांति प्रदान करे और विकास करे उसका। संस्कृति में ये तो शामिल होता है। आई थिंक सूरजा जी, जो देखिए जो कानून बनाए जाते हैं या फिर ये कहें जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं, देखो जैसे अभी अगर मैंने अभी चर्चा की कि जो हमारे देश की जो जो अभी करंट में सरकार है, उस सरकार के द्वारा शौचालयों का निर्माण किया गया, या फिर हमारे, मैं क्योंकि देखो मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि सरकार ने सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए बहुत बड़ा एक अभियान चलाया है, और जगह जगह पर चौराहों पर कहीं या रोडों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए। वो दो तरीकों से फ़ायदा देते हैं, एक तो क्राइम को रोकते हैं, दूसरा मॉनिटर करते हैं बहुत सारी चीज़ों को, चाहे वो स्पीड लिमिट हो या और बहुत सारी चीज़ें हैं अगर हम वाहनों की बात करें। तो उस स्थिति में सरकार, देखिए तो सरकार ने यहाँ पर ये सिर्फ कानून थोड़ी बनाया, ये तो पहल हुई ना सरकार की पहले से ही मतलब आपका ये कहना है कि इस तरीके के कार्य करने चाहिए। सर मैं इस बात पे मैं ये नहीं कहता कि इनसे रोकथाम नहीं होती। मैं ये कहता हूँ कि इनसे रोकथाम होती है, लेकिन ये डर से रोकथाम होती है। एक तरह के डर से भी आपको दंड मिलेगा, इसलिए मैं ये काम नहीं करूँगा, इसलिए मैं बुराई ना करूँ कि हमारे अंदर जुर्म, क्राइम या अपराध करने का भाव ही पैदा ना हो। बिल्कुल। अगर क्योंकि किसी भी अपराध का, किसी भी क्राइम का होने का एक विचार होता है, कहीं ना कहीं उसमें एक विचार आता है, वो विचार ही वो अपराध का मेन कारण होता है। जैसे किसी भी वृक्ष या पौधे को पनपने के लिए एक बीज होता है, और वो बीज, जैसे हम घर में हमने कोई पौधा लगा दिया, उसका एक बीज डाल दिया, वो पौधा बनेगा। पौधा बनने के बाद में हमारे घर में उसके पत्ते भी गिरेंगे, कचरा भी गिरेगा। तो वो एक तरह से ना वो मतलब हुआ भी, उस बीज की वजह से वो सारा कुछ हो रहा है। तो वो भाव, जो वो विचार जो है, उस विचार की जगह उसके मन में, हमारे समाज में, हर आदमी के मन में, हर व्यक्ति के मन में आपराधिक भाव पैदा हो, उसकी जगह सात्विक भाव पैदा हो, प्रेम, भाईचारा और अच्छे विचार, विकास के। अपराध का भाव पैदा ना हो, और अपराध का भाव पैदा होने में जो कारक है, जो विषय है, जो वजह है, वो वजह हम कम करें। मैं मानता हूँ जैसे हमारा सिनेमा है, सोशल मीडिया है, वो एक बहुत बड़ा कारण है इन सबको बढ़ावा देने में। वो विचार जो अपराध का कारण बनते हैं, उनको पनपाने में इसका एक बहुत बड़ा हाथ है। कोई भी आदमी है, आराम से बैठा है, उसके भी मन में कोई भी विचार नहीं, एक सीधा साधा सा आदमी है चाहे, अगर वो सोशल मीडिया पे जाता है, वहाँ पे कुछ कंटेंट्स ऐसे देखता है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया, चाहे आप फेसबुक लगाओ, इंस्टाग्राम लगाओ, कहीं भी देखोगे आप, उसमें न्यूडिटी, हिंसात्मक जो उसमें जो सामग्रियां हैं, वो आपको प्रचुर मात्रा में मिलेगी। अब अगर वो आदमी एक आराम से बैठा है, मनोरंजन के लिए उसने सोशल मीडिया को ऑन किया,
वहाँ उसने वो कंटेंट्स देखे, जाहिर सी बात है वो उससे इन्फ्लुएंस होगा, वो उससे प्रभावित होगा, तो उसके मन में क्या विचार आएगा? सात्विक विचार तो नहीं आएंगे उससे। तो कहीं ना कहीं उसके मन में जो उत्तेजना होगी, जो भाव पैदा हुए, उससे कहीं ना कहीं उसको एक डायरेक्शन मिलेगी अपराध की तरफ बढ़ने की, अपराध की तरफ बढ़ने की। इस तरह की जो सामग्रियां, जो संस्कृति के हमारी जो सनातन संस्कृति रही है, सात्विकता, सादगी, उसके विपरीत आजकल जो चलन है वो बहुत ज्यादा मात्रा में छोटे छोटे बच्चों के सामने भी कहीं भी सेंसर नहीं है। आप फेसबुक खोलोगे वो भी एक ना मिनी पोर्न साइट की तरह हो चुकी है, आप देखोगे कहीं भी। तो उससे क्या भाव आएगा बच्चों के, बड़ों के मन में देखने से? तो आपका कहना, वो सूरजा साहब, आपका जो यहाँ पर जो मैं कहें, आप जो कहना चाहते हैं वो ये कहना चाहते हैं कि जो घर में जो पेरेंट्स हैं या फिर समाज में जो बुजुर्ग हैं, उन लोगों को फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सर, क्यों मैं ये सर, एक कह बात, रहा हूँ। नहीं देखो मैं सूरजा साहब, एक बात मैं वो सुनो, देखो, अगर एक बच्चा, सपोज करो 5 साल का बच्चा यूट्यूब देख रहा है, तो उसके मन में क्या भाव आएगा? वो तो जानता ही नहीं गलत क्या है। हम्म, लेकिन अब जब वो 22 साल का लड़का उसको देखेगा या फिर 22 साल की लड़की उसको देखेगी, सिर्फ लड़कों की बात नहीं है यहाँ पर, लड़कियों के लिए भी हाँ है। हाँ हाँ, उसमें लड़का तो और अगर लड़की वो दोनों। 22 साल की लड़की देखेगी और वो उसके बाद अगर क्राइम कमिट कर देती है, तो इसका मतलब तो फिर यही हो गया, इन सब चीज़ों को बैन करा देना चाहिए। देखिए, आपने बिल्कुल बात जो रखी है ना, वो बिल्कुल सही रखी है। लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऐड ऑन ये करना चाहूँगा कि ये जो वेबसाइट्स हैं या फिर ये जो एक्सेस है सोशल मीडिया का, ये इस तरीके का बना देना चाहिए, सरकार को इसमें थोड़ी सी पहल करनी चाहिए, इसको इस तरीके का बना देना चाहिए कि यदि वो आपसे ना उससे पहले एक उम्र पूछे आपकी, जैसे सपोज करो मेरा फोन है, अब मेरी उम्र सपोज करो एक्स है, तो वो एक्स से नीचे के कंटेंट्स मुझे दिखाई ना दें। लेकिन अब वहां पे रीजन ये आ गया कि चलो बच्चे ने तो वो कंटेंट्स नहीं देखे, लेकिन उसी कंटेंट्स को देख के एक बड़े आदमी के दिमाग में क्या चल रहा है। तो सर मैं वही कह रहा हूँ। इसके लिए तो देखो जी, दो चीज है, मतलब एक छोटी सी चीज अगर हम एग्जाम्पल से जानने की कोशिश करें कि चाकू है, अब चाकू दोनों चीज काट सकता है, एक तो सेब भी काट सकता है और बंदा भी काट सकता है, मतलब आदमी को भी काट सकता है। अब ये तो उसके दिमाग के ऊपर निर्भर करता है कि जो चाकू चलाने वाला है वो सेब के ऊपर उस चाकू को अप्लाई कर रहा है या फिर आदमी के, औरत के ऊपर कर रहा है। सर सही बात है, लेकिन अवेलेबिलिटी होना भी एक खतरनाक चीज है सर इन सब बिल्कुल की। सही बात है, लेकिन हम देखो, हम के एक चाकू से मर्डर हो जाएगा, इसलिए क्या वो चाकू किचन में रखा जाना बंद हो जाएगा? क्योंकि खाना भी नहीं तो सर, उसी से पकेगा। मैं ये कह रहा हूँ सर कि जैसे जो आम या इतनी प्रचुर मात्रा में अवेलेबिलिटी है, उस पे सेंसर होना चाहिए, स्पेशल साइट्स बना दें। अगर इस तरह के कंटेंट्स किसी को देखने तो स्पेशल साइट्स बना दे, भी आपको फिर तो स्पेशल वहां इसका जाना मतलब तो पड़ेगा। उसके पास एक्सेस है। सपोज करो मेरी उम्र 5 साल है, अब मैं अगर 22 पे क्लिक कर देता हूँ तो मेरे पास तो एक्सेस आ गया। वहां कौन सा उसने मेरा आधार कार्ड देख के मेरे को आगे आगे नहीं बढ़ने दिया कि हाँ भाई तुम अपना आधार नंबर डालो और तुम्हारी उम्र तो 5 से ज्यादा, हम तुम्हें ये नहीं दिखाएंगे। नहीं होना चाहिए ना, वही तो शायद मैं ऐसा सेंसर की। होना चाहिए, शायद ऐसा होना चाहिए, है ना? आपका ये कहना है, बिल्कुल सही बात सूरजा जी, आपने बात तो बिल्कुल सही कही है। और शायद हमारे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू सरकार को ये बात पता लगे और इसमें अवेयरनेस आए और इसके अंदर कार्य करे गवर्नमेंट हमारी, ताकि हम आने वाले समय में, क्योंकि ये बात बिल्कुल आपने कही है कि सही कही है कि जो क्राइम जो है ना, चाहे सात्विकता कहो चाहे क्राइम कहो, तो दोनों चीज़ें अलग अलग है, लेकिन इनका जो इनकी जो उत्पत्ति है वो वहीं से होती है, जहाँ पर आप रहते हैं या फिर जहाँ पर आप पढ़ते हैं या फिर जहाँ पर आप सोचते हैं, समझते हैं। देखो, हमने ये भी देखा कि स्कूल्स में बच्चों को हम पढ़ने के लिए भेजते, लेकिन वहाँ से कई बच्चे ड्रग एडिक्ट होके आते, क्योंकि वहाँ पे ड्रग पैडलर्स हैं जो कि ड्रग सप्लाई करते। बिल्कुल सर। इसका मतलब ये तो है नहीं बच्चों को स्कूल में भेजेंगे ही नहीं, नहीं जी, बच्चे तो पढ़ेंगे ही नहीं। तो ये भी एक नहीं, बहुत बच्चों को बड़ा, तो भेजना पड़ेगा, लेकिन अवेलेबिलिटी उस चीज की वहां पे ना हो, ऐसे प्रोविजन होने चाहिए। तो ऑफ कोर्स बिल्कुल होने चाहिए, और उसके लिए सरकार को कानून को सख्त बनाया जाना चाहिए और महिलाओं को और ज़्यादा। और इसके लिए मेरी तो देखो यही, मतलब जो मैं इस प्लेटफॉर्म पे कहना चाहूँगा, अवेयरनेस, मतलब जो अभी सूरजा साहब ने हमें कहा कि अवेयरनेस। देखिए, अगर हमारे घर में मेरे बच्चे हैं, मैं जिस उम्र से बिलोंग करता हूँ, मेरे बच्चे हैं, मुझे उनको ये सिखाना है क्या गलत है क्या सही है। और अगर मैं छोटा हूँ तो मेरे को बड़ों से ये सीखना है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो शायद हम इस क्राइम को खत्म कर सकेंगे, कम कर सकेंगे। सर यही हमारी संस्कृति है, इसी की मैं बात कर रहा हूँ कि हमें बिल्कुल यही सही यही और होना चाहिए। सूरजा साहब ने बिल्कुल सही राय दी है, सही और लेकिन गलत में फर्क अपने बच्चों को तभी सही, पता लगे। बिल्कुल सही और गलत में फ़र्क हमें उन सब लोगों को बताना है जिन लोगों से हम दिन प्रतिदिन मिलते हैं। अब देखिए, उसमें मेरे, मतलब उसके अंदर मेरे भाई-बहन भी हो सकते हैं, मेरे बच्चे भी हो सकते हैं, मेरे पड़ोसी के बच्चे भी हो सकते हैं और मेरे समाज के रहने वाले बच्चे भी हो सकते हैं, या फिर अगर मैं टीचर हूँ तो स्कूल के बच्चों को ही सिखा सकता हूँ। अब अगर मैं वकील हूँ अपने प्रोफ़ेशन से, तो मैं अपने क्लाइंट्स के साथ इस बारे में बात कर सकता हूँ, या फिर वेबिनार लेता हूँ या मीटिंग्स करता हूँ, उसके अंदर मेरे को अवेयर करना चाहिए कि क्या चीज़ गलत है और हमें क्या नहीं करना है। जी, मैं इसका एक उदाहरण देता हूँ सर। जैसे हम किसी मंदिर, गुरुद्वारा या किसी सत्संग में जाते हैं, तो वहाँ पे हमारे मन के भाव जो होते हैं, माहौल वही होता है, स्त्री और पुरुष वहाँ होते हैं, लड़के लड़की होते हैं वहाँ भी। लेकिन वहाँ जो हमारे मन का भाव होगा, हम पास पास बैठे होते हैं लेकिन उस तरह के भाव हमारे मन में नहीं आते।
अपराध के या अश्लीलता का इस तरह का भाव हमारे मन में उस जगह नहीं आता है। वही आदमी और वही पुरुष अगर किसी क्लब में होते हैं, पब में होते हैं, सिनेमा हॉल में होते हैं, तो ऐसी घटनाएं होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। उसमें फर्क क्या है? सिर्फ माहौल और संस्कृति का फर्क होता है। वहाँ पे हम मंदिर में होते हैं, सत्संग में होते हैं, किसी गुरुद्वारा में होते हैं, किसी मस्जिद में होते हैं, तो वहाँ हमारे मन के जो भाव, हमारी जो संस्कृति है उस जगह की, वो हमें सात्विकता देते हैं और सही मार्गदर्शन देते हैं। इस उदाहरण से मेरे को लगता है हमें अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि हम संस्कृति और संस्कारों का क्यों चर्चा करें। बिल्कुल सूरजा साहब, आपने जो अपनी राय रखी वो बहुत अच्छी राय थी और इस राय पे अमल करते हुए आगे हमारी एचआरपीसी के द्वारा भी और मेरे द्वारा भी और जो हमारे साथी बंधु महिला मित्र या फिर पुरुष मित्र हमारे जो देख रहे हैं वो सब इनसे अवेयर होंगे और आगे हम यह कोशिश करेंगे कि किस तरीके से महिलाओं के प्रति हो रहे जो अपराध हैं उनको कैसे कम करने में हम अपनी मदद कर सकें। सिर्फ कानून बना देने से या कानून लागू करने दे देने से या फिर सज़ा जो दे देने से या फिर सज़ा के हो जाने से ही सिर्फ कानून, देखिए सपोज करो किसी ने किसी के ऊपर तेजाब फेंक दिया और वो आदमी जो है अब उसको सज़ा दे दी सरकार ने कि हाँ जी आपको 7 साल, मतलब सरकार कह रहा हूँ, न्यायालय ने उसको सज़ा दे दी कि आपको 7 साल की सज़ा दे दी जाती है, लेकिन फिर भी अपराध होता है उसके बाद में, तो कठोर कानून बनाए जाने की आवश्यकता है इतनी, और अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। देखिए बिल्कुल सही बात है। कानूनों में कठोरता आती बहुत। हमें अपने बच्चों के मन के अंदर और समाज में जो प्राणी हैं उनके मन के अंदर ये सब भावनाएं लेके आनी है कि क्या गलत है और क्या सही है, क्या गुड। जैसे स्कूल्स में देखिए आज के टाइम पे जैसे मेरी भी बेटी स्कूल जाती है तो वहाँ वो बताती है कि उनके पास एक स्पेशल सब्जेक्ट्स हैं जिसका एग्ज़ाम नहीं होता है, सिर्फ टीचिंग होती है कि गुड टच और बैड टच क्या होता है। तो क्योंकि बच्चे तो जानते ही नहीं है कि बैड टच है क्या, बच्चा तो अवेयर ही नहीं उस चीज़ को लेके। तो किस तरीके से अगर कोई आपको कहीं हाथ रख रहा है, आपको छू रहा है या आपको कुछ कर रहा है तो वो बैड टच है, इस बारे में वो अपने पेरेंट्स को बता सके, अपने टीचर्स को बता सके या फिर एजेंसीज़ को बता सके, बच्चा उससे डरे ना। मतलब बेसिकली तो हमें अपने बच्चों को ब्रेव करना है और अवेयर करना है। जहाँ हम अपने बच्चों को, अब देखो यहाँ पे सिर्फ गर्ल्स को अवेयर करने की जरूरत नहीं कि गुड टच और बैड टच क्या है, यहाँ पे बॉयज़ को भी अवेयर करना है कि बेटा अगर वहाँ हाथ लगाओगे ना तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत है, हमें ऐसा नहीं करना है ना। जैसे जी लड़का ही अगर देखो लड़का ही लड़के के प्राइवेट पार्ट पे हाथ लगाए तो वो भी तो गलत है ना। तो ये भी एक गुड टच और बैड टच की ही कैटेगरी का पार्ट है, तो यही होना चाहिए। गौतम सेन साहब ने भी हाथ उठाया था, अपना हैंड रेस किया था। प्लीज गौतम सेन साहब आप बताएं, और सूरजा साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने कीमती समय को यहाँ पर दिया और अपनी बात रखी। जी सेन साहब आप कुछ कहना चाहते थे? सर मेरा एक क्वेश्चन है। मेरा एक फैमिली के साथ हुआ था। मेरा माने एक लड़का एक लड़की का शादी हुआ था। उसका एक बच्चा भी है। तो वो शादी तोड़ के बाहर चला गया। वो लड़के के ऊपर सर टोटली केस फाइल कर दिया एवं तो सर वो ये लेने के लिए केस फाइल किया। वो लड़की ने वो डिवोर्स होने के पहले दूसरा शादी कर लिया। वो लड़का लोग कल इस झंझट से कैसे मुक्त पाएंगे, थोड़ा सा हेल्प करेंगे तो थोड़ा सा अच्छा होता सर। पहले तो हमें ना पूरी स्थिति समझनी होगी गौतम सेन साहब, जो आपने कहा स्थिति समझ नहीं आई आपकी मेरे को। मैं सच में समझ नहीं पाया आपकी बात को कि लड़का लड़की को छोड़ के चला गया, लड़की लड़के को छोड़ के चली गई, मतलब कहाँ चले गए? वन सेकेंड गौतम सिंह जी, सबसे पहले आप क्या करें, इस कंप्लेन को हमारे कंप्लेन पोर्टल पे जो भी डिटेल्स है, जो भी इंफॉर्मेशन है वहाँ पे पुट डाउन कर दे। एंड उसके बाद वो कंप्लेन मैं सुशील सर को साइन कर दूंगी एंड वो देख लेंगे। देन आपको अगर चाहिए कि वेबिनार में ही वो आपको लाइक उसके बारे में बताएं तो वो आपको बता देंगे। ओके, थैंक यू मैम। जी अभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बातें हो रही थी और सबसे बड़ी बात सुरजाराम जी ने बोला, मैं चाहती हूँ कि ये हमारा एक स्पेशल वेबिनार करे। ठीक है, तो प्रथा ऐसी चीज होती है जिसको बदली जा सकती है। संस्कृति हमारी एक संस्कृति है और प्रथा बदलने के लिए होती है, क्योंकि प्रथा ऐसी चीज है ना कि वो स्केपगोट है, मतलब वो हिंदी में क्या बोलते हैं, भेड़ चाल समथिंग। ठीक है, वो भेड़ चाल, बिल्कुल। हाँ, तो वो भेड़ चाल की तरह है कि एक किसी ने स्टार्ट किया, उसको कोई फॉलो करता है तो उसने स्टार्ट किया, धीरे धीरे सभी लोग फॉलो करने लग जाते हैं। तो प्रथा ऐसी चीज है और संस्कृति जो लाइक हमारे ट्रेडिशन में है, लेकिन बहुत लोग उसको फॉलो नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते, सोचते हैं पुरानी परंपरा एंड ऑल। लेकिन वही जैसे सती प्रथा आपने बताया, वो एक भेड़ चाल थी और एक प्रथा थी, वो कोई संस्कृति का पार्ट नहीं था, उन लोगों को का बनाया हुआ चीज था, जो कि बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं इन चीजों को।
ठीक है, तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है और ये बहुत हमेशा से होती आ रही है और अभी तो और ज्यादा चल रही है हमारे समाज में। बाल विवाह इसी तरह की कुरीति है जी जी। और हमारे आई समाज थिंक की। बाल विवाह अभी भी हो रही है और आई थिंक जब अगर नहीं होता है ना तो वहां पे क्या करते हैं ना, एंगेजमेंट कर दे रहे हैं। एक्चुअली मेरे पास कुछ केसेस आए, एंगेजमेंट कर दे रहे हैं सो दैट जब वो लाइक उस एज के हो तब फिर उनकी शादी हो जाएगी। हाँ तो वो तो देखो मैडम, वहां तो वो गलत नहीं हुआ। मतलब अगर सिर्फ इंगेज, देखो बाल विवाह ही तो अपराध है। एक काम करते हैं साथियों, कि अब हम जो अपना नेक्स्ट वेबिनार करेंगे ना, उसके अंदर इन्हीं मुद्दों पे चर्चा करेंगे। और आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप कुछ ना कुछ मटेरियल अपनी तरफ से रखें। मटेरियल का मतलब देखिए, जैसे कि अभी सूरजा साहब ने बताया, रश्मि मैडम ने बताया, इसी तरीके से अपने समाज की प्रॉब्लम, या फिर आपके समाज मतलब जहाँ पर आप रहते हैं, या फिर आपने जो कुरीति देखी, उसके बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे अगले एक वेबिनार में। तो उसमें क्या होगा कि उस समय पे हमारे पास ना एक सफिशिएंट टाइम होगा, एक अत्यधिक समय होगा कि एक एक बात को सुनने का और उसके ऊपर गहन चिंतन करने का और अपने बात रखने का। तो नेक्स्ट वेबिनार को भी हम इसीलिए रखते हैं कि जो महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हैं, जो उनकी जो कुरीतियां हैं जो समाज की, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप कुछ ना कुछ इकट्ठा करके जरूर रखें, चाहे वो सवाल के तौर पे हो और चाहे वो सजेशन के तौर पे हो, ताकि हम उसके ऊपर काम कर सकें। जी बताएं जी जी। सर, नहीं आज का टॉपिक बहुत अच्छा था, सुनने में भी बहुत मजा आया और ऐसे केसेस भी बहुत सोल्व हुए हैं। जी बिल्कुल सही बात है। लिटरली ये लोग काफी काम कर रहे हैं और इन लोगों की टीम के द्वारा ही लास्ट टाइम हमें एक वेबिनार में पता चला था, गुड टच एंड बैड टच, जिन्होंने कुछ बच्चों को समझाया तो पता चला उन बच्चों के साथ ऑलरेडी ये प्रॉब्लम हो रही है। पर मगर क्या हुआ कि हमने एप्लीकेशन में पेरेंट्स की साइन लेने की कोशिश की तो पेरेंट्स ने बदनामी के कारण मना कर दिया। उनको बहुत भरोसा दिलाया, मगर जो स्कूल के ट्रस्टी होते हैं ना, उन्होंने एक्चुअली उनको पैसा दे के और उनको ये बोला गया कि आपकी लड़की को फ्री में हम पढ़ाएंगे 12वीं तक। तो पेरेंट्स एग्री हो गए और उन जो सर ने बेड टच किया था ना, उनको निकाला गया है। तो कहीं ना कहीं देखो मैडम, डायरेक्ट न्याय ना मिला हो, लेकिन इनडायरेक्टली भी देखो न्याय मिला। देखो मैं यहाँ इसके पक्ष में नहीं हूँ, हाँ। मतलब इस वक्तव्य के पक्ष में मैं नहीं हूँ कि व्यक्ति को सिर्फ नौकरी से निकाल देना ही सही है, या फिर उसकी एवज में बच्चों को 12वीं तक शिक्षा दे देना ही सही है। मैं इसके बिल्कुल भी फेवर में नहीं हूँ। ये तो वाला उदाहरण हो गया कि किसी ने किसी का रेप कर दिया और उसके बाद वो कहता जी मैं तो शादी करके इस रेप को शादी में बदलना चाहता हूँ। तो देखिए, रेप तो रेप है, गुनाह तो गुनाह है, और जो कानून की नजर में वाकई में, जो कानून की नजर में बहुत बड़ा गुनाह है और समाज की नजर में भी बहुत बड़ा गुनाह है। तो गुनाह है, लेकिन फिर भी अगर हम कहें कि इनडायरेक्ट वे में नूतन बेन जी ने जो काम किया, वो इनडायरेक्ट वे में एक समाज को इतनी बड़ी रिलीफ दिलाया उन्होंने, समाज को और उन व्यक्तियों को या फिर उन बच्चों को जिनके साथ ऐसा हो रहा था, वो अब उनके साथ कभी दोबारा नहीं होगा। और दूसरा, जिन व्यक्तियों के द्वारा ये किया जा रहा था या जिस संस्था में ये किया जा रहा था, वो इसको लेके अवेयर हो गए कि हमें आगे से कभी ऐसा नहीं करना है। परंतु मैं यहाँ पर बिल्कुल भी इसके पक्ष में नहीं हूँ कि वो उनको सिर्फ 12वीं तक शिक्षा दे देनी चाहिए बिना पैसों के, या फिर पैसे लेकर वो कंप्लेंट ना करें, ये भी गलत है। इसके ऊपर एक सख्त कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। मैं सिर्फ उसी के पक्ष में, क्योंकि देखो जब तक सख्त कार्रवाई नहीं होगी तब तक समाज के अंदर एक अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। नहीं तो इसका मैसेज तो मेरे हिसाब से यही जाएगा कि यदि एक मतलब अमीर आदमी है या फिर एक दबंग आदमी है, वो क्राइम कर देता है और फिर उसके बाद कहता है जी ये लो पैसे, या फिर लो, वही वाली बात जो मैंने अभी कहा कि रेप कर दिया। सपोज करो एक लड़की एक डॉक्टर है, अब एक रिक्शे वाले को क्या भाई उसने क्या करा, सॉरी मैं किसी प्रोफेशन के लिए ऐसा कह रहा हूँ, इसके लिए मैं बहुत बहुत क्षमा चाहता हूँ। मेरे किसी भी प्रोफेशन के लिए ऐसा कहने की मतलब मेरी इंटेंशन नहीं है या फिर मेरी नीयत नहीं है, लेकिन मैं जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे ये कह रहा हूँ कि एक डॉक्टर साहिबा हैं और उनके साथ एक रिक्शे वाले को भाई वो पसंद आ गई, उन्होंने कहा जी मैं तो इनका रेप कर देता हूँ और उसके बाद शादी कर लूंगा। तो शादी सॉल्यूशन नहीं रहा ना वहाँ, रेप तो क्राइम, उसको सजा ही मिलनी चाहिए। ये मेरा मानना है इस प्लेटफॉर्म पे, और जितना मैं कानून का ज्ञान रखता हूँ उसके तौर पे। अब इस बारे में किसी को अगर कुछ कहना है, आप मुझसे सहमत हैं तो कह सकते हैं, और अगर नहीं है सहमत तो भी कह सकते हैं। सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जी बताएं। हमारा समाज जो पहले था वो मर्यादाओं का, सभ्यता का, शालीनता का और परंपराओं का था। आज जो परिस्थितियां हैं वो कानून की हो गई हैं। अब हमको कानून के अनुसार जीना पड़ रहा है। जब परंपराएं थी, सभ्यताएं थी, शालीनताएं थी, तो ये सब बातें नहीं थी। लोग व्यवहार जो था उस जमाने में, उससे लोग सम्मान से जीते थे, और उस समय लोग सोचते थे कि लोग व्यवहार में मेरी बात बाहर जाएगी तो मेरी इज्जत का सवाल है। आज स्थिति यह है कि लोग कानून से डरते नहीं हैं, क्योंकि लोगों ने
हमारी सरकार ने कानून के अनुसार जीना सिखा दिया हमको, हमारा लोक व्यवहार खत्म कर दिया, हमारी परंपराएं खत्म कर दी, हमारी सभ्यताएं खत्म कर दी। हम बहुत दो टूक बोल रहे हैं, ये लग सकता है कि मेरी बात गलत लग रही है लोगों को। नहीं देखिए, आप अपना संजय सर पक्ष को रख रहे मैं हैं, थोड़ा सही और गलत का फैसला तो कहने वाला कभी कर ही नहीं सकता, वो तो और हम कानून आप में, अपना पक्ष रख रहे हैं। कानून के अनुसार हम सभ्यताएं नहीं ला सकते, हम कानून के दम पर सर परंपराएं नहीं ला सर सकते, संजय कानून के दम पर हम शालीनता नहीं ला सकते। तो ये जो कुछ भी हुआ है, ये 25-30 सालों में देखने को मिल रहा है, ये सब नहीं ये बिल्कुल 40 साल में देखने को मिल रहा है। आज मैं के 50 सहमत साल पहले देखने को नहीं मिलता था ये सब। नहीं मैं सहमत नहीं हूँ आपकी इस बात से। कभी कभार रेयर केस होता सर मैं था, थोड़ा ना जी ना, इस बारे में कभी कभार रेयर सरकार केस नहीं होता नहीं था। नहीं नहीं अब संजय साहब, मैं यहाँ पे आपको 1 सेकंड के लिए रोकूंगा। आपने जो बात कही उसके बाद, मेरी बात के बाद आप पूरी करना। जी आप सर। मुझे एक बात बताओ, अब से 50 साल पहले यदि मुझे कलकत्ता जाना है तो मुझे कितना समय लगता था? जब मैं बैलगाड़ी से या फिर साइकिल से जाता था, मुझे लगता है कि महीने लगते थे। वो लेकिन यदि वो मैं मानता हूँ सुनिए मैं। सुनिए, पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगी। आज से 25 साल 30 साल पहले ही ये सती प्रथा वाली नहीं मैं मैडम, मैं प्रथा 1 सेकंड मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, बस सिर्फ एक एग्जांपल है, और उससे मुझे लगता है कि सबको क्लैरिफाई हो जाएगा कि उस समय खबर को यहाँ से कलकत्ता जाने में 1 महीना लगता था। ये जस्ट एग्जांपल है। पहुंचती परंतु नहीं थी आज हमारे पास। परंतु आज आपको 1 सेकंड नहीं लगेगा, आप व्हाट्सएप कॉल कर दो, मोबाइल से फोन कर दो, इंस्टाग्राम पे भेज दो, फेसबुक पे भेज दो, या फिर बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनके बारे में हमें चर्चा नहीं करनी चाहिए। 1 सेकंड बहुत बड़ा समय है, 1 सेकंड नहीं लगेगा किसी को बदनाम करने में या फिर न्यूज को यहाँ से वहां पहुंचाने में। तो ऐसा नहीं है कि क्राइम आज ज्यादा हो रहा है या तब नहीं हुआ करता था। देखिए, तब कम्युनिकेशन के जो तरीके थे ना, वो इतने कम थे कि वो क्राइम लोगों को पता नहीं लगता था। क्राइम तभी भी होता था, और यही वजह है कि 200 साल पहले अंग्रेजों ने कानून बनाया। आईपीसी 50 सालों के अंदर नहीं बनी, या बीएनएस जो अभी गवर्नमेंट ने बनाई, वो सिर्फ आज नहीं बनी है। वो कितनी बड़ी रिसर्च की बात पता है? जिस व्यक्ति ने आईपीसी या ये कानून बनाया था, मैं जब पढ़ रहा था, हमारे भी लेक्चर्स होते हैं, हमें उसके अंदर बताया जाता है कि उस एक व्यक्ति ने पूरे के पूरे समाज को समझने के लिए और वहां की प्रॉब्लम्स को जानने के लिए 40 साल अध्ययन किया, बहुत बड़ी टीम के साथ। तब जाके कानून बनाने की जरूरत पड़ी और कानून बनाया गया कि इसको ऐसे करना है, इसको कैसे करना है। अभी जैसा कि रश्मि मैडम ने देखो अभी कहा कि सती प्रथा तो आजादी से पहले की बात है, दास प्रथा आजादी से पहले की बात है, वो तो अंग्रेजों के आने से भी पहले की बात है। तो कुरीतियां समाज में तब भी थी, कुरीतियां समाज में आज भी हैं। बस ये कि उस टाइम राजाओं का कानून चलता था और आज की डेट में सरकार का कानून चलता है। हम संविधान के अंदर बंधे हुए हैं और संविधान के अंतर्गत बने हुए कानून के अंदर बंधे हुए हैं। सर इसमें संजय मैं साहब, थोड़ा आप अपनी बात को अब कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं आपसे एक बात कहती मैं मान लेता हूँ, पर मेरी जो बात है वो भी अपनी जगह है। बिल्कुल जी, मैं गलत दूसरा, नहीं कह रहा आपकी बात। एक मिनट सर जी, बात तो अब हो गई आपकी और अब मेरी बात हो गई है। सैन साहब का कहना ये था उस समय कि जो लड़के से उनकी शादी हुई थी, लड़की से, उस लड़की ने दूसरी शादी कर ली है और इनको छोड़ दिया है। अब इस समस्या का हल क्या है, जबकि इनको डाइवोर्स दिया नहीं है? ऐसा कुछ कहना है सैन साहब का। चलिए, इस बारे में तो रश्मि मैडम ने बोल दिया था कि आप अपने पोर्टल पे वहाँ पे रखिए, उसके बाद में इनका सोल्यूशन कर दिया जाएगा। वैसे अगर देखो अगर समस्या सिर्फ इतनी सी है ना, तो उस व्यक्ति को उसके खिलाफ कंप्लेंट करनी चाहिए, क्योंकि ये जो है ना, ये द्विविवाह जिसे हम कहते हैं, ये उस कैटेगरी का ऑफेंस है और उसे दंडित किया क्योंकि जाएगा। वो कहाँ के रहने वाले हैं, तो उनके यहाँ जो है लड़की ने शादी दूसरी कर ली है, इनको छोड़ दिया है और इनको डाइवोर्स दिया नहीं है, वो लड़का है इनका। चलो देखो, अब हम इस समस्या का हल क्या है? मैंने बताया ना कि लड़की के पास कानूनन अधिकार है कि वो उसने जो दूसरी शादी की है, अब वो उस शादी को लड़के के पास होना चाहिए। लड़का ने गलत नहीं किया, गलत किया है लड़की। ऐसा है, यहाँ उसका समाधान नहीं है, यहाँ सिर्फ मार्गदर्शन मिल सकता है। समाधान आप कोर्ट में जाओगे या पुलिस के है, पास उसका जाओगे। समाधान है, वाकई है समाधान है, बस चर्चा बहुत लंबी हो जाएगी। इसीलिए मैंने कहा था कि आप अपनी अपनी समस्याओं को इकट्ठा करके रखें और अगले वेबिनार में इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और डेफिनेटली आप देखना, मुझे लगता है कि हफ्ता भी कम पड़ जाएगा हमारी चर्चाओं की। अगले वेबिनार में हम लोग ना 10-15 मिनट का सेशन रखते हैं और सारी चर्चा आप लोगों की क्वेरीज पे होगी। बिल्कुल। बट आज का टाइम पर एक्चुअली टाइम लिमिट से ज्यादा हो चुका है। ये मान लेता हूँ मैं 1 मिनट अपनी बात कह देता हूँ कि इसमें पूरा का पूरी चर्चा में ये बात आई सामने कि गलती पुरुष की है, गलती अपराध जो है वो पुरुष का है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा गया। इसमें ये गलती नहीं संजय साहब, एक नहीं रावत साहब, एक बात हमने बताओ। तो उनकी बातों को लाइक ऐसा बोल दिया कि आप हमें कंप्लेंट पोर्टल पे कंप्लेन कर दें, हम देखेंगे, सुनेंगे, फिर उस पर चर्चा की जाएगी। अगर आप चाहते हैं तो वेबिनार में होगी। हाँ, रश्मि मैडम, एक बात और कहना चाहता हूँ। देखो, जो समाज में जो अभी एक बात बताओ, जो बाल विवाह होता है, क्या उसके अंदर महिलाएं इंक्लूड नहीं होती? तो सिर्फ आदमी की गलती कहाँ हो गई? सबसे एक्चुअली इसको पैट्रियार्की बोल सकते हैं हम। इन पैट्रियार्की को बढ़ाने में ना ज्यादातर ना वुमेन्स की ही इन्वॉल्वमेंट है, बिल्कुल। ज्यादातर है।
है। मैं देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आदमी क्राइम करता है, महिलाएं भी क्राइम करती हैं। और मैंने रेप के ऐसे मुकदमे देखे हैं कि जिसके अंदर महिलाओं ने अपराध किया हुआ है और वो उनको सजा, मतलब सजा की तो बात क्या कहूँ, 4-5 साल से ट्रायल चल रहा है, बेल नहीं हो रही उनकी, क्योंकि उन्होंने पॉक्सो के तहत अपराध किया। अब आप कहोगे कि महिलाओं के साथ कैसे रेप कर दिया, तो वो एक बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा, उसके ऊपर किसी और दिन चर्चा करेंगे। मैं तो कहूंगा साथियों, अपने पेन और कागज को निकालो और जो आपके मन में है उसको लिख के रखो, और अगले वेबिनार में डेफिनेटली हम इसमें चर्चा करेंगे। मैं कह रहा हूँ, मैडम ने तो 15 मिनट की आजादी दी है, 5 ही मिनट का टॉपिक करेंगे और उसके बाद आप अपनी चर्चाएं करना। ये महिलाओं के विरुद्ध जो है ना, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, जो कानून बनाया जाए या फिर अपराधों को कैसे रोका जाए। और देखो, यहाँ पर ये डिबेट नहीं हो रही, हम सिर्फ एक दूसरे से समझना चाहते हैं कि क्या गलत है। आप अपनी प्रॉब्लम्स हमें बताएंगे, हम अपनी आपको बताएंगे, और फिर से सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे कि एचआरपीसी ऐसा क्या करे, एचआरपीसी के सदस्य अधिकारी ऐसा क्या करें कि इनको खत्म या कम किया जा सके, जो महिलाओं के विरुद्ध अपराध हो रहे हैं। जी, हमारे इतना सा हमारा अपना तो एचआरपीसी को कई जगह इसका प्रचार भी करना चाहिए कि जो जानबूझ के गलत रिपोर्ट डलवाते हैं, दुरुपयोग करते हैं कानून का। नहीं, उसके लिए मेलेसिस प्रोसिक्यूशन का भी है, एप्लीकेबिलिटी है। उसके लिए कानून बना हुआ है जी। करने की जरूरत है, कानून ऑलरेडी अवेलेबल है। क्योंकि हाँ। अब जैसे आरक्षण हुआ था ना, तो उसके पीछे रीजन था उस वक्त कि दलितों का बहुत ज्यादा शोषण हो रहा था। उसी प्रकार महिलाओं के साथ भी सेम प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो इसलिए कानून बना, जिसमें थोड़ा सा ऐसा है कि महिलाओं का पलड़ा भारी है, लेकिन कानून है कि आपको भी न्याय मिलेगा। तो उसके लिए आपके पास ना ठोस सबूत होने चाहिए, तो उसके लिए आप वर्क करें। कोई अगर महिला आपके लिए कंप्लेन कर देते, तो आपको पता है, तो आप पहले से कंप्लेन करके रखो, आप कुछ ना कुछ ऐसी प्रिपरेशन करके रखो। तो बहुत सारी चीजें हैं कि आप खुद को भी सेव कर सकते हैं, और हम इन सब चीजों की चर्चा नेक्स्ट वेबिनार में करेंगे मंडे को। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। समय की सीमा बहुत ज्यादा ऊपर लांघ गई है, तो और देखो, जैसे कि आप सभी जानते हैं, इतनी बड़ी रिकॉर्डिंग ना तो कोई कभी सुनने में इंटरेस्टेड होगा, ना ही वो इतनी आसानी से अपलोड हो पाएगी। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम नेक्स्ट वेबिनार में आगे चर्चा करें इस टॉपिक के ऊपर। तो आज के लिए साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे खुशी हुई इस बात की, और यह देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सभी ने अपना पक्ष रखा, जिसने भी रखा, और जो नहीं रख पाए वो अगले वेबिनार में अपने पक्ष रखेंगे, ताकि उन पक्षों के आधार पर हम एचआरपीसी के थ्रू एक ऐसा समाधान ढूंढने की कोशिश करें या ऐसी अवेयरनेस लाने की कोशिश करें जिससे कि अपराधों को खत्म या कम किया जा सके, महिलाओं, बच्चों या फिर पुरुषों के खिलाफ। तो साथियों, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि।